चूंकि चेनी की कार की हालत फाइट के बाद एकदम बुरी हो गई थी, इसलिए दोनों उसके बाइक में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। काफी टाइम बाद जिंग उसके बाइक के बैक सीट पे उसे कस के पकड़कर बैठी थी। दोनों तेज हवाओं का मजा ले रहे होते हैं, जैसे कि यही पल उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल हो। देन फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिंग जब जू के लिए खाना लेकर आई, क्योंकि वो लंच के वक्त बिना ठीक से कुछ खाए ही चले गए थे, तो उसने उन्हें काउंसलिंग रूम के बाहर देखा तो पूछने लगी ये किसके लिए होता है। उन्होंने बताया उन लोगों के लिए जो रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिनसे रूटीन क्वेश्चंस पूछी जाती है और उनकी काउंसलिंग होती है। वर्स्ट केस में उनके लिए थेरेपिस्ट को भी बुलाया जाता है। जिंग ने पूछा चेनी उस रूम में क्या कर रहा है, क्या उसके तेंग वापस आने के बाद से काउंसलिंग हो रही है। जू ने बस इतना बोला, ये बात चेनी ही उसे बताए तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका अभी उसके साथ खड़े रहना मोर देन इनफ है। वह उसे थोड़ा वक्त देने को कहते हैं। यहाँ सांग के बुलाने पे चेनी उनसे मिलने आता है। उनकी बात से पता चलता है चेनी 3 साल पहले जिन कंट्री गया था, वो इनडायरेक्टली उसे याद दिलाते हैं वहाँ कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते, सो उसे वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। फिर वो उसे लियू की फोटो दिखाकर याद दिलाते हैं कि ये वही है जिसके साथ उसने पिछली बार पूल की मैच खेली थी। वो उसे बताते हैं कि उनपे कोई नजर रखे हुए है। चेनी ने बोला तो क्या आपको मुझ पे शक है। उन्होंने कहा नहीं, वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकता और उन्हें धोखा देने की जरूरत तो कतई नहीं कर सकता, लेकिन उनके हिसाब से कोई हायून तक पहुंच गया है जिसका वो पता नहीं लगा पा रहे हैं। और वैसे भी रिसेंटली हेई सिटी के ऑडिटर्स आए हैं उनकी कंपनी में। चेनी ने कहा शहर वालों का इसमें इन्वॉल्व होने का कोई मकसद नजर नहीं आता, पर जांग ने उससे कहा हो सकता है वो शख्स चेनी के आसपास ही हो। सो उनके दिमाग से शक के बीज हटाने के लिए उसने बोला कि वो इस बारे में पता लगाएगा। वहीं जिंग चेनी के बारे में पता करने बिलियर्ड्स हॉल आती है बो के पास, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जिंग ने पहले ही योंग के मुंह से थोड़ा बहुत उगलवा लिया था और उसे भी प्यार से बोला जो पता है बता देने। सो जब वो रात के वक्त बिलियर्ड्स हॉल के बाहर चेनी को बैठा देखता है तो उससे नजरें चुराकर रास्ता बदलने लगता है, पर चेनी ने उसे रोका और उससे पूछा वो इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। बो ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। सो चेनी ही ने अपनी बात बताई कि कोई हायुन जांग और इवन उसे भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो बो ने बता दिया कि जिंग उसके बारे में पूछने आई थी, पर उसने सब कुछ नहीं बताया। चेनी ने बोला कि वो वैसे भी उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता, बस बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा, पर उसे डर है अगर वो नहीं रुकी तो बहुत ही जल्द तेंग के बड़े बड़े लोगों के नजर में आ जाएगी और उसे डर है कि शायद वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। जब वो घर लौटा तब उसने शो की 2 टिकट्स देखी। जिंग ने कहा कि वो कल काम के बाद जा रही है। चेनी ने उसे कहा अगर उसे उससे कुछ पूछना है तो डायरेक्ट पूछे, ऐसे जांग बिन और हायुन को इन्वेस्टिगेट ना करे। जिंग ने उसे सहलाते हुए कहा कि उसे उससे कुछ नहीं पूछना, वो बस चाहती है कि वो रात में आराम से सोए। इतना कंफर्ट पाकर चेनी सोफे पे आराम से सो गया। जिंग ने उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा कि उसे अंदाजा ही नहीं था वो कितना कुछ अकेले झेल रहा था। अगले दिन उसकी टीम डिस्कस करती है कि इतना इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हायुन के कोर बिजनेस को लेकर अब भी बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने बताया कि जांगबिन की बाकी 2 कंपनीज के ट्रांजैक्शन बिल्कुल नॉर्मल थे। अब तक फाइनेंशियल फ्रॉड या गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर होने का कोई सबूत नहीं मिला। वो ये सारी मीटिंग बहुत ही खुफिया तरीके से दरवाजा अंदर से लॉक करके कर रहे थे। तभी दिंगली ने म्योजिंग से पूछा उसे कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हाथ आई है तो वो उसे बता सकती है। उसने बोला अभी कुछ ऐसा नहीं मिला जो कंफर्म्ड हो, पर दिंग को लगता है कि जिंग इसलिए नहीं बता रही कि कहीं वो उसके काम का क्रेडिट खुद ना ले ले। यहाँ तुली के नेल शॉप में एक अजीब सा आदमी आता है जो अजीब सी हरकतों से कस्टमर्स को डरा कर भगा देता है। तुली का बिहेवियर उसकी तरफ कोल्ड होता है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी एक बच्चे को हम देखते हैं जिसे तुली काउंसल करती नजर आती है। यहाँ जिंग शो देखने आ जाती है और लोगों की बातों से उसे पता चलता है जो एक्ट्रेस प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी वो सैटरडे शो के बाद ही सिटी जाने वाली थी, पर उसे किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पे करके रोका है। जिंग चेनी का मैसेज देखती है। उसने बोला कि उसे अर्जेंट कुछ काम आ गया था, सो उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सो वो अभी आया होता है तुली के शॉप। उसने उसे कॉल करा था क्योंकि वो आदमी बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चेनी ने उसे वार्न किया अगर ऐसा दोबारा हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी हालत खराब कर देगा। वहीं शो शुरू हो गया, पर जिंग को चेनी के बिना मजा नहीं आता। वो बस उसकी राह तकती रहती है। तभी वहाँ एक मजेदार चीज होती है। एक लड़के ने अपनी दोस्त को प्रपोज कर दिया बड़े ही अलग अंदाज में। वही चेनी एंट्रेंस तक पहुंच गया था, पर उससे पहले जिनका बॉस और एक्स बॉयफ्रेंड सेन आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और चेनी उन्हें देखकर म्योजिंग को आवाज लगाता है। दिन दोनों लड़कों में इंट्रोडक्शन हुआ, पर चेनी ने साफ बताया कि वो जिंग का ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है।
जिंग ने बताया सेन उसका बॉस है। सेन ने बोला कि आज ही वो लैंड हुआ है, पास ही के होटल में स्टे कर रहा है। सुनने को मिला यहाँ शो होने वाला है तो देखने चला आया। चेनी ने कहा कि वो उसे उसके होटल तक अपनी कार में छोड़ देगा। सो सेन जिंग के साथ पीछे वाले सीट में बैठने जा रहा था, पर चेनी ने जल्दी से उसे फ्रंट सीट में बैठा लिया। होटल पहुँचते ही सेन ने जिंग को अपने रूम में बुलाया काम के सिलसिले में। जेलस चेनी ने साफ कहा कि उसे इतनी रात में किसी के साथ होटल ना जाने, पर जिंग ने कहा कि वो काम खत्म करके घर आ जाएगी, पर वो उसके इंतजार में वहीं खड़ा रहता है और मैसेजेस करके पूछने लगा उसका काम हुआ या नहीं। अभी कुछ देर ही हुई थी पर उसकी बेचैनियां बढ़ने लगी। उसकी नजर बार बार होटल रूम की ओर जाती रहती, कार में अंदर बाहर करता रहता और आखिर में सेन के रूम में चला ही आया और जिंग को कहा अभी उसके साथ वापस चलने, और बहाना करने लगा उसने चूल्हे पे सूप चढ़ाया था, अगर वो जल गया तो पीने में मजा नहीं आएगा। सेन तो उसे ऐसे बेचैन देखकर मुस्कुराए जा रहा था और जिंग भी आखिर में उसके साथ चली गई और एलिवेटर में पूछने लगी उसे यहाँ होटल में 30 मिनट भी नहीं हुए और वो सूप चढ़ाकर घर से वापस भी आ गया। उसकी तो बोलती बंद हो गई, पर जिंग जानती थी सूप तो बहाना था, उसे रूम से निकलवाना था। अगले दिन जिंग दिन के साथ हायुन के इंट्रोडक्शन लेटर, कंफर्मेशन चेकलिस्ट और कॉपीज को वेरीफाई करने आई होती है मैनेजर वांग के पास, जो तेंग शहर के कमर्शियल बैंक की एम्प्लॉय है। जब दोनों ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ हम सेन को अपने एम्प्लॉयज को मिठाई बांटते हुए देखते हैं। इस तरह से वो उन्हें काम के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ बिलियर्ड्स हॉल में वो उदास दिखाई देता है। उसने चेनी को बताया उनके पुराने घर की लीज खत्म हो रही है और वो चाओ की फैमिली से उसका हाथ मांगने गया था, पर वो शादी की बात तभी आगे बढ़ाएंगे जब उसका अपना घर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। दूसरी तरफ चेनी सेन के आने से वैसे ही परेशान है, तो वो जिंग को लेने उसके ऑफिस आता है, पर वो काम से सीधे सेन के साथ खाना खाने जा रही थी। चेनी ने बोला उसे भी ज्वाइन करना है, ये ट्रीट उसकी तरफ से होगी सेन के वेलकम के लिए। रेस्टोरेंट में बैठे सेन ने जिंग से पूछा आज जो वो दिन के साथ कंफर्मेशन के लिए गई तो क्या उसने लिस्ट तैयार किया। जिंग ने बोला हाँ उसने रेडी किया है, वो ऑफिस के ड्रॉअर में है। सो सेन ने उसे लोकल पॉलिसीज के बारे में चेक करने को कहा, क्योंकि हायुन के सारे अकाउंट्स लोकल बैंक्स में हैं। तभी उसका ध्यान चेनी पे गया जो जिंग की पसंद की डिशेस मंगवा रहा था। उसने बोला दोनों के इतना क्लोज होने के बावजूद भी जिंग ने कभी भी उससे चेनी के बारे में जिक्र नहीं किया। चेनी ने बोला काम में पर्सनल बातें वैसे भी कौन बताता है, हायरिंग के वक्त फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं देखी जाती ना। तब सेन ने बताया कि वो जिंग के साथ काम करने के अलावा उसे डेट भी कर चुका है, इसलिए उसने पूछा वैसे तो जिंग बहुत ही रिजर्व्ड रहती है, अगर वो एक ही कंपनी में काम नहीं करते तो शायद आज वो अपने पहले वाले एक्स की तरह उससे भी कांटेक्ट में नहीं होती। ये सुनकर चेनी क्यूरियस हो गया और जिंग एम्बैरेस। सेन ने बताया जिंग का पहला एक्स उसके कॉलेज का क्लासमेट था। इवन जिंग का उसके फर्स्ट लव के साथ भी कुछ ऐसे ही एंडिंग हुआ था। चेनी ने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता। जिंग ने सेन का मुंह बंद करने के लिए उसे खाने पे ध्यान देने को बोला, लेकिन चेनी का मूड ऑफ हो गया। सेन बाय बोलकर दोनों से अलग तो हो गया, लेकिन चेनी ने रास्ते भर जिंग को अवॉइड किया और घर के पास आते आते जिंग ने कह ही दिया कि उसे उसके एक्सेस के बारे में सोचकर इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। चेनी ने बोला वो इस वजह से गुस्सा है कि सेन को उसके इन कुछ सालों के लाइफ के बारे में उससे ज्यादा पता है। अगले दिन चेनी जू के साथ एक नए अपार्टमेंट आया, वहाँ की साफ सफाई की। दिन चेनी ने उन्हें लू की कुछ फोटोज दिखाकर बताया इसके साथ जांग कुछ टाइम से टच में है। दोनों कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसे ज्यादा डिटेल में नहीं पता। जू ने बोला अब से जांग के साथ पुलिस डील कर लेगी, वो उसके साथ इन्वॉल्व ना हो और अपने पास्ट को अपने आने वाले कल पे हावी ना होने दे। चेनी ने बोला अगर इतना आसान होता तो वो खुद यहाँ नहीं आते। जू ने जाते हुए चेनी से कहा घर की स्पेयर की साथ ले जाने, जिसपे वेन के फोटो वाली कीरिंग लगी हुई थी। एक्चुअली में ये उनके और वेन का वेडिंग हाउस था। वेन ने इस घर को देखते ही पसंद कर लिया था और दोनों ने इसी में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी लिया था। अगले दिन यहाँ वो चाओ के साथ मूव इन हो गया। चाओ के पेरेंट्स भी आए थे, पर दोनों बड़े ही जजमेंटल थे। उन्हें ये घर बहुत ही छोटा लगा। उन्हें नहीं लगता यहाँ उनकी बेटी कंफर्टेबली रह सकेगी। वो उसकी शादी बो से कराने को राजी नहीं होते। तभी चेनी बो को बॉस कहने लगा और उन्हें बताया बो ने पूल हॉल टेक ओवर कर लिया है, घर की डाउन पेमेंट भी पे कर दी। चाओ और बो भी उसके नाटक में साथ देकर उन्हें अपने साथ पूल हॉल ले आते हैं। वो बताता है कैसे वो यहाँ
जहाँ पे यंग लोगों को बिलियर्ड्स की ट्रेनिंग देता है। फिर ऑफिस दिखाता है, पेरेंट्स इत्मीनान होते हैं उसके सिक्योर्ड बिजनेस को देखकर। अब वो अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर थोड़ा रिलैक्स्ड नजर आते हैं और शादी के लिए मान भी जाते हैं। बो ने चेनी का तहे दिल से शुक्रिया कहा। उसने भी उसे क्लब के अकाउंट बुक, टैक्स सर्टिफिकेट और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। इवेंट शॉप का बैंक कार्ड्स भी देकर कहा योंग को जैसे शेयर अब तक दिए जा रहे थे वैसे वो आगे भी देता रहे। बो ने बोला वो ये सब एक लोन की तरह लेगा, वो ऐसे उसे अपने शॉप को उसके नाम करने नहीं देगा बल्कि कुछ टाइम उसके बदले ये शॉप संभालेगा। चेनी ने कहा कि उसने चाओ की फैमिली के सामने कोई नाटक नहीं किया, वो सच कह रहा था। वैसे भी वो इस शॉप में उससे ज्यादा रहता है, कोच, स्टाफ्स और अकाउंट्स का ज्यादा ध्यान रखता है, उससे बेटर इस प्लेस को कोई रन कर ही नहीं सकता। और उसने ये भी बोला वो हमेशा के लिए नहीं जा रहा, लौटेगा जरूर। चेनी दिन इंडस्ट्री ऑफिस आकर सारे पेपर्स बो के नाम ट्रांसफर कर देता है। वहीं हायुन में इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को लेकर डिस्कशन चल रही होती है यहाँ के मैनेजर वांग के साथ, जिनके पास कुछ डिटेल्स के अननोन होने का कोई जवाब नहीं होता। वो बात को घुमाते रहते हैं कि बहुत सारे वेयर हाउस और फ्लीट है, भारी तादाद में रोज शिपमेंट्स होती है, कुछ रिकॉर्ड्स इधर उधर हो भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिंग ने बोला शिपमेंट्स के पेमेंट मिसिंग है, कंपनी में कोई न कोई फंड का घपला तो कर ही रहा है, ऐसा शक उन्हें एज अ ऑडिटर तो हो ही सकता है। तभी मिसमैच स्टाइल में सूट पहनकर कॉन्फ्रेंस रूम में चेनी आता है और बताता है अब से वो मिंगतोंग के ऑडिटर से डील करेगा, ये मिस्टर जांग का ऑर्डर है। सभी बड़े हैरान हुए, खासकर जिंग, पर चेनी ने कहा उसे माइंड किए बिना मीटिंग कंटिन्यू करने। सो जिंग ने बताया मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल प्रोसेस में भी गड़बड़ी है, कुछ अमाउंट्स लंबे टाइम से ओवरड्यू है। मीटिंग यहीं पे खत्म हुआ क्योंकि नए मैनेजर के आने से उसे जरूरी पेपर्स हैंडओवर करने थे, तब जाकर वो लोग इस बारे में अच्छे से बात कर पाते। मीटिंग रूम से निकलकर जिंग सीधे अपने टीम के साथ ऑफिस रूम में आ गई, लेकिन चेनी अपने कैबिन देखने के बजाय सीधे उनके मीटिंग रूम में आ गया सबके लिए मिल्क टी लेकर, और मियाजिंग को कुछ काम का बहाना करके बाहर बुलाता है और पूछता है वो इस आउटफिट में कैसा लग रहा है। जिंग ने उसे पास बुलाकर कहा कि जब वो क्वांगशिया में काम करता था तो कितने कमाल के सूट स्टाइल करता था, पर अभी इतना अतरंगी जैसा फ्लोरल टाई, ये अजीब से स्नीकर, इतना शैबी लुक क्यों? क्या उसे डर है हायुन का असर उस पे पड़ जाएगा? अगर ऐसा है तो यहाँ वो क्यों है? उसने बोला वो तो यहाँ उसकी तरह जॉब कर रहा है। जिंग दिन उसे टीज करने लगी, उसने इतने ऊपर तक बटन्स क्यों लगाए हैं, एक दो खोल क्यों नहीं लेता? आज उसे तो चेनी पे बड़ा प्यार आ रहा होता है। घर पे उसके शावर लेते टाइम वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती है, उसके गीले बाल हेयर ड्रायर से सुखाती है। इसी दौरान पूछती है जांगबिन ने उसे कई बार पूल हॉल में अप्रोच किया, उस वक्त तक उसने हाँ नहीं कहा, पर अब क्यों? चेनी ने बोला उसे बस सूट पहनकर दिखाना था कि वो भी सेन की तरह इसमें डैशिंग लगता है। जिंग ने उसके करीब आकर बोला वो ऐसे टॉपिक चेंज ना करे। चेनी तो उसे अपने इतने क्लोज देखकर नर्वस हो गया, खुद को कंट्रोल करता गया, इवन उसका नोज ब्लीड भी हो गया। चीशी फेस्टिवल के टाइम यंग और शायू खाना खाने रेस्टोरेंट आते हैं, पर मेन्यू में सारे डिश कपल स्पेशल होते हैं क्योंकि ये फेस्टिवल ही कपल्स के लिए है। तभी उनकी नजर जिंग पे पड़ती है जो चेनी के साथ थी। वो जिंग को आवाज लगाते हैं तो चेनी जल्दी से भाग जाता है। वो दोनों पूछने लगते हैं कि वो किस लड़के के साथ थी। वो बिल्कुल मैनेजर चेन जैसा लग रहा था, पर जिंग ने टॉपिक चेंज कर दिया। बातों बातों में शायू ने बताया आजकल सेन किसी लड़की के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में बिजी है। उसे यांग ने एक बार सेल एसोसिएट से विमेन्स बैग के बारे में पूछते सुना। जिंग ने बताया सेन की माँ का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए वो देखता होगा, जिस पे शायू चिढ़ाने लगी। उनका ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया, लेकिन अब भी उसे सेन की माँ का जन्मदिन याद है। ये पेड़ के पीछे से चेनी कान लगाकर सुन रहा था। वो थोड़ा जेलस हुआ जब जिंग उन्हें बाय बोलकर उसके पास आई और पूछने लगी कि वो भागा क्यों। तब उसने बताया वो उसे मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। जिंग ने पूछा तब तो उसे हायुन ज्वाइन करके उसे मुसीबत में डालने से पहले भी सोचना चाहिए था। उसे नहीं पता चेनी का मकसद क्या है, इसलिए साफ बोला कि वो इस बार फिर से उसे अपने से दूर ना करे। अगले दिन जब दोनों उसके कार में ऑफिस तब जिंग की नजर उस पे से हट नहीं रही थी। वो उससे फ्लर्ट करने लगी कि वो वाकई सूट में बहुत ही हैंडसम लगता है, और यही तो वो चाहता था कि जिंग बस उसे देखती रहे। चेनी ने शर्मा कर कहा अभी वो वर्क प्लेस पे है, वो चाहे तो उसे घर पे जी भर के देख ले। जिंग ने बोला कि एक बार वो दोनों ऑफिस के अंदर गए तो अजनबी बन जाएंगे, इसलिए क्यों ना अभी छुपकर थोड़ी मस्ती कर ले। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी। चेनी के अरमान जगाकर जब वो पास आने लगा तो भाग गई, ये कहते हुए कि अब से वो उसे टीज नहीं करेगी। ऑफिस में बैठे जिंग ने सेन को एक डेटा चेक करके बताया कि 6000 टन का माल हुआयुन के जरिया भेजे गए थे। हिसाब के मुताबिक सिर्फ 6 हेवी ट्रक ही काफी होते हैं, लेकिन उन्होंने हर महीने लगभग 20 रन करवाए।
कभी कभी इससे भी ज्यादा। रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे माल चिंगपिंग का था। हेवी ट्रक से माल ढोना बहुत ही महंगा पड़ता है। खर्चा कम करने के बजाय उन्होंने उसे 3 गुना बढ़ा दिया। सेन ने बोला साइट पे जाकर डेटा कंपेयर करके देखना होगा। इसके लिए उन्हें हायुन की कोऑपरेशन चाहिए होगी। ये सब बातें बाहर से सुन रहा चेनी अंदर आता है और कहता है पिछली बार जिंग ने बोला था हायुन के प्रोसेस में इशू होते हैं, सो वो आपसे प्रोसीजर फॉलो करवाएगा। अब से डेटा रिक्वेस्ट में सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। यांग और शाओ आपस में बात करते हैं कि अब उन्हें एक डेटा फाइल हासिल करने पे सिग्नेचर्स के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। जिंग ने भी कहा कि ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग है, पर चेनी अनबॉदर्ड नजर आता है। दिंगली भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। बाहर जिंग उसे टॉन्ट करती है कि वो हायुन के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेशन दिखा रहा है और उसके काम में मुश्किलें पैदा कर रहा है। जांगबिन तो उससे बड़े खुश होंगे। चेनी ने बोला कि वो तो बस अपना काम कर रहा है। यहाँ वांग चेनी को ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट और उसका ऑफिस दिखाता है। इसी दौरान चेनी उसे बोलता है अब से ऑडिट टीम डेटा फाइल लेने आए तो उसे रिलीज करने से पहले रिव्यू जरूर करे। पर्सन इन चार्ज का साइन भी होना लाजमी है। वांग तो एक नंबर का कामचोर आदमी, वो इसमें भी बहानेबाजी करने लगा। सो चेनी ने जांग और ताओ का नाम लेकर धमकी दी तो वो लाइन पे आ गया। तभी उसने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस की बात कही कि उसे वो चाहिए। वांग ने बताया कि वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो उसे नहीं लगता ताओ उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो चेनी ने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और ताओ के साथ वहाँ आ गया। वांग सिक्योरिटी गार्ड को कॉल पे कॉल लगाता रहा पर उसने नहीं उठाया, प्लस वो ड्यूटी के वक्त सो भी रहा था। वांग ने बोला मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल लगाया, उठाया क्यों नहीं? उसने अपना सेल फोन दिखाकर कहा किया होता तो क्या उसका नंबर नहीं आता? तभी चेनी गार्ड का नंबर डायल करता है और वो रिंग करने लगता है। वांग भड़क कर बोलने लगा कि गार्ड ने जरूर नंबर चेंज किया और मुझे बताया नहीं। चेनी ने उसे कहा कि उसकी ड्यूटी है हर महीने वेयरहाउस को इंस्पेक्ट करना और उसे ये भी नहीं पता कि ये नंबर डेड है। गार्ड बताने लगा कि ये कभी खुद नहीं आता, हमेशा कुछ नौसिखियों को भेजा करता। ताओ ने देखा ये तो सच में बहुत ही नालायक है, इसलिए चेनी को वेयरहाउस की चाबी दिलवा दी और उसे यहाँ का इंचार्ज बना दिया। रात तक उसने सारे ड्राइवर्स के फाइल मांगे, खासकर उनके जो 5 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। ऑफ डे पे जिंग और सेन चिंगपिंग स्टील फैक्ट्री आते हैं वहाँ की इन्वेंट्री लिस्ट देखने और सुपरवाइजर से बात करने पे पता लगता है जैसा रिकॉर्ड्स में है वैसा यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। चिंगपिंग हायुन को पूरा माल नहीं देता। ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहता, इनफैक्ट उनके रेट्स चीप होते हैं तो वो जितना होता है उतना देता है, बाकी फ्रीलांस ट्रक से माल भेजता है। सुपरवाइजर का कहना है हायुन के यार्ड में बहुत सारे हेवी ट्रक्स खड़े हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। साथ ही उनके कुरियर स्टेशन सिर्फ छोटे पार्सल्स हैंडल कर रहे हैं। उसके हिसाब से हायुन फैक्ट्री ऑर्डर्स नहीं लेना चाहता। जब सेन और जिंग बाहर आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। बाहर जिंग को लेने चेनी छाता लिए खड़ा था, वो तो सीधे सेन को कह देता है यहाँ से अकेले चले जाने पर। उस बेचारे को रूट पता नहीं थी और कैब भी मिलना मुश्किल था। सो जिंग उसे कहती है उनके साथ पास के शेल्टर में वेट करने। वहाँ तक पहुँचने में बेचारा पूरा भीग जाता है क्योंकि चेनी सिर्फ म्योजिंग को बारिश से बचा रहा था, उसे तो छाते के अंदर जरा सा भी आने नहीं दिया। वो लोग उसी जगह रुके जहाँ पास्ट में जिंग ने प्रे की थी। उसने सेन को बताया इसी जगह उसने फेस्टिवल के टाइम ड्रैगन हेड छुआ और विश मांगी। जिंग ने बताया कि वो अच्छे कॉलेज में जाना चाहती थी। सेन ने बोला जब ऐसा है तो उसे भी अपने लव लाइफ के लिए कुछ मांगना है, क्योंकि अगर जिंग की विश पूरी नहीं होती तो शायद ही वो उससे कभी मिल पाता, तो उसे ये डेस्टिन्ड लगता है। चेनी उसकी बातों को काट कर कहता है अगर ये किस्मत होता तो आज भी वो जिंग का एक्स नहीं होता। ऑफिस में सेन चेनी के पास एक डॉक्यूमेंट रिव्यू कराने ले आता है और उसने बताया कि वो आज मीटिंग्स में दिन भर बिजी रहेगा, इसलिए उसे फ्राइडे नेगोशिएशन के लिए पूल हॉल बुलाता है। दोनों के बीच कोल्ड वॉर साफ नजर आ रही थी। उस दिन चेनी ने ना सिर्फ अपने बिलियर्ड्स स्किल दिखाए पर साफ कहा सेन चाहे जितनी मर्जी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस को इन्वेस्टिगेट कर ले, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, पर उसकी एक शर्त है, इसमें वो जिंग को इन्वॉल्व न होने दे। एक रोज जिंग सेन के मना करने के बावजूद हायुन के वेयरहाउस आ जाती है। चिंगपिंग स्टील से आए लोग बनकर वो अपने बायर के मिसिंग शिपमेंट के बहाने से यहाँ के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स चेक करने की कोशिश करते हैं। गार्ड ने ये डिटेल्स बिना मैनेजर के परमिशन के बताने से मना कर दिया। तभी चेनी को देखकर उसने उसे उनसे मिलाया। जिंग ने नाटक जारी रखा पर चेनी यहाँ उसको देखकर सेन पे गुस्सा था, लेकिन जिंग का मुंह देखकर उसने रिकॉर्ड्स चेक करने की इजाजत दे दी। सेन उन्हें अकेले छोड़कर गार्ड के साथ थोड़ा बाहर आ गया। वहीं चेनी ने जिंग को कवर कर लिया ताकि वो आराम से डिटेल्स की फोटो ले सके। काम खत्म होने के बाद
बाद जिंग सेन के साथ वहाँ से निकल गई। यहाँ चेनी कुछ डिस्पैच हुए ट्रक्स का पीछा करने लगा, पर वो अकेले नहीं था। जिंग भी चुपके से उन्हें फॉलो कर रही थी। यहाँ तुली को हम उसी बाओ नाम के बच्चे के साथ देखते हैं जो पिछली बार शॉप में उस आदमी से डर गया था। वो शोर और तेज आवाज से सहम जाता है। घर पे जब तुली नहीं होती है तब बाओ को एक बेबी सीटर संभालती है, जो एक बात कहती है कि अगर तुली के आसपास कोई अच्छा आदमी होता तो आज बाओ का ये हाल नहीं होता। पास्ट में तुली का एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो आदमी उसे आकर डराता। यहाँ सलामी चाव आई है शादी से पहले अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए फेस मास्क लगाने। इसी दौरान वो तुली से उसके और चेनी के बारे में पूछती है। तुली ने बता दिया कि उनका ब्रेकअप हो गया है, तो चाव उसे पूल हॉल इनवाइट करती है ताकि वहाँ किसी डिसेंट लड़के से उसे मिला सके, पर उसे फिलहाल डेटिंग के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पार्किंग लॉट में पहुंचकर ट्रक ड्राइवर्स गाड़ियों की नंबर प्लेट्स अदल बदल कर रहे होते हैं। दूर से जिंग अपने फोन से एविडेंस लेने की कोशिश करती है, तभी चेनी उसे रोक देता है और उसका फोन ले लेता है। वो पूछती है कि वो अभी यहाँ हाई उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है या फिर उसका बॉयफ्रेंड। अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो आज उसका ऑफ डे है, वो लैंडस्केप के फोटोज ले सकती है, वो रोक नहीं सकता। तभी चेनी का फोन रिंग करने लगता है और इसकी आवाज सुनकर ताओ आगे बढ़ता है। जिंग जल्दी से उसे अपने कार में ले जाती है और वो पकड़े ना चाहे तो कार के अंदर बैठे चेनी को किस करने लगती है। दूर से एक ड्राइवर देखकर ताओ से कहता है, यंग लोग बड़े ही उतावले होते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ट्रक तैयार है, हमें निकलना चाहिए। सो वो भी ड्राइवर्स को इंस्पेक्शन कार्ड की रिसिप्ट देकर रवाना कर देता है।